राजस्थान के टोंक में एक ऐसा संस्थान है। इस संस्थान का नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। यहाँ पर नवाब मोहम्मद अली खां जो है इस रियासत के तीसरे नवाब हैं। यानी उनकी वहीं पर जो है अंग्रेज़ों ने उनको मार दिया, शहादत हो गई। इसके अलावा ट्रांसलेशन का जो कार्य होता है यहाँ पे अरबी फ़ारसी के मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किए जाते हैं, उसको उर्दू में और हिंदी में अंग्रेज़ी में हम कन्वर्ट करवाते हैं। ऐसा इंस्टीट्यूट कहीं पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब को रिप्रेजेंट करता है। के टोंक में एक ऐसा संस्थान है जो भारत नहीं अपितु पूरे विश्व के शोधार्थियों की पसंदीदा जगह बना हुआ है। यह संस्थान गंगा जमुनी तहजीब को पिछली 1 सदी से भी ज़्यादा वक्त से सहेज रहा है। ऐसी धरोहर यहाँ पर है, ऐसी दुर्लभ किताबें, ऐसे दुर्लभ ग्रंथ यहाँ पर मौजूद हैं कि जिनकी चर्चा लंदन तक होती है, अमेरिका तक होती है। लंदन में इस संस्थान का एक कैटलॉग भी मौजूद है। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह इस संस्थान की तारीफ कर चुके हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी इस संस्थान की तारीफ कर चुके हैं। कहानी कुछ यूं है कि टोंक के जो नवाब थे, तीसरे नवाब मोहम्मद अली खां, उनको किन्हीं कारणों से बनारस में नजरे कैद होना पड़ गया था। नवाबी में दिमाग लगता नहीं था, पढ़ाई लिखाई करने वाले आदमी थे, तो वहां उन्होंने इस तरह के दुर्लभ ग्रंथों की रचना करवाई। जब वो टोंक लौटे तो उनके जो वारिस हुए, उन्होंने उन दुर्लभ ग्रंथों को टोंक मंगवा लिया। उसके बाद में नवाबों के सहयोग से एक संस्थान यहाँ पर बनाया गया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, राजस्थान में पहली सरकार बनी, तो लंबे समय तक इस संस्थान को बेकदरी झेलनी पड़ी। राजस्थान में भैरू सिंह शेखावत की सरकार आती है, मुख्यमंत्री बनते हैं और उनकी नज़र पहली बार इस संस्थान पर पड़ती है। 1978 में इस संस्थान को एक बड़ा रूप दिया गया, एक निदेशालय के रूप में परिवर्तित किया गया। इस संस्थान का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, जहां पर दुर्लभ ग्रंथ मौजूद हैं, दुर्लभ किताबें मौजूद हैं। बताया जाता है कि 30,000 से ज़्यादा किताबों का एक बेहतरीन संग्रह इस संस्थान में मिलता है। आज की तारीख में भी विदेशों से बहुत से शोधार्थी, 50 से ज़्यादा देशों के शोधार्थी यहाँ पर शोध कर चुके हैं। हम इस संस्थान में भी मौजूद हैं और इस संस्थान के जो निदेशक हैं डॉक्टर सैयद सादिक अली, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और इस संस्थान के बारे में क्या रोचक जानकारियाँ हैं, क्या इतिहास है इस संस्थान का, किस तरह से यहाँ पर काम होता है, इन सब के बारे में डॉक्टर सैयद सादिक अली से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस संस्थान के बारे में हम काफ़ी कुछ सुनते थे, किताबों में पढ़ा था कि इतने दुर्लभ ग्रंथ यहाँ पर मौजूद हैं। जो स्कॉलर्स हैं उनकी पसंदीदा जगह यहाँ पर इसको माना जाता है। ज्ञानी जेल सिंह इसकी तारीफ़ कर चुके हैं। हामिद अंसारी की ये फेवरेट जगह रही है। आप अभी डायरेक्टर हैं इस संस्थान के। कुछ ऐसा रोचक बताइए, क्या कहानी है, कैसे इस संस्थान का सफ़र शुरू हुआ। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो मोहम्मद अली खां थे, नवाबी में दिमाग नहीं लगता था, पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, उन्होंने इसे एक मूर्त रूप दिया। जी, यहाँ पर नवाब मोहम्मद अली खां जो है इस रियासत के तीसरे नवाब थे। वो एक बहुत विद्वान आदमी होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी थे। अच्छा, अमीर खां फ्रीडम फाइटर, अगर हम उसको उन मानों में ना कहें जैसे फ्रीडम फाइटिंग लड़ी गई, लेकिन अमीर खां में ये जज्बा था कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है, यहाँ पर दूसरी जाति का कोई या दूसरे देश का कोई भी जो है राज नहीं कर सकता। अमीर खां ने अपनी ज़िंदगी में अथक प्रयास किया कि अंग्रेज़ों को निकाल दें। ये जो नारा है, जब 1857 की क्रांति हुई तो देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये राजस्थान की क्रांति सिंगला। टोंक का जो नारा था, टोंक की जनता का जो नारा था, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों, तो ये नारा दिया था मोहम्मद अमीर खान। यहाँ के पहले नवाब अमीर खान ने ये नारा दिया था और ये अमीरनामे में भी इसका जिक्र मौजूद है। इसके साथ साथ अमीर खां को मजबूरी में जो है ये संधि करना पड़ी और नवाबी कबूल करना पड़ी। जब उन्होंने नवाबी कबूल कर ली तो उन्होंने यहाँ पर टोंक को जो है ओरिएंटल स्टडीज़ का एक बेहतरीन, अंग्रेज़ों से संधि हो गई थी। अंग्रेज़ों से 1817 में उनकी संधि हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने इसको ओरिएंटल स्टडीज़ का एक सेंटर बनाया। उनके साथ में शायर, अदीब, आलिम, फाजिल बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो एक मंडली थी विद्वानों की,
धीरे धीरे यहाँ पर वो इस रियासत के अंदर बनारस की थोड़ी सी कहानी बताइए। नवाब साहब बनारस हाँ, जाते हैं, तीसरे जो मोहम्मद अली खान जी हाँ, दूसरे जो नवाब थे वज़ीरुद्दौला, उनके दौर में 1857 की क्रांति हुई। और चूंकि वो 1857 की क्रांति में डायरेक्ट क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे सकते थे, लेकिन उनके भाइयों में और उनके रिश्तेदारों ने उनका बाकायदा साथ दिया। और एक तरीके से नवाब की भी उसमें दरपर्दा मंशा थी कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ से बगावत होनी चाहिए। और इसके वजह जनता ने काफ़ी साथ दिया क्रांति जी, में। टोंक की जनता ने और यहाँ की सेना ने भी एक टुकड़ी बाकायदा नवाब साहब से बागी हुई और वो छोड़कर जो है दिल्ली चली गई थी। तो सुना है कि तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई का काफिला जो है देवली तक जो है आया था। और उसमें काफ़ी यहाँ के जो बागी थे, अंग्रेज़ों से जो बगावत कर चुके थे, वो निकल गए थे उनके साथ और दिल्ली तक चले गए थे। बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने साथ दिया और वापस भी वो लौट कर नहीं आए, यानी उनकी वहीं पर जो है अंग्रेज़ों ने उनको मार दिया, शहादत हो गई। जब तीसरे नवाब में ये मामला था कि वो भी अंग्रेज़ों को बाहर निकालना चाहते थे, तो उन्होंने कोटा, झालावाड़ और बूंदी इन 4-5 रियासतों से बाकायदा समझौता करना शुरू किया। नवाब ने वहाँ के रजवाड़ों से समझौता किया। और ये समझौता ये था कि हम सब मिलकर अंग्रेज़ों पर हमला करते हैं और इनको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। मुखबिरों ने ये खबर अंग्रेज़ों तक पहुँचा दी, तो नवाब साहब को जो है माजूल किया गया। और लावा के ठाकुरों का एक किस्सा, एक हादसा जो हुआ था पठानों में और ठाकुरों में जो जंग हुई थी, वो असल में क्या है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे हकीम सरवर शाह, टोंक के वो नवाब साहब के प्रधानमंत्री जो थे, उनसे वो मिलना चाहते थे लावा के ठाकुर। उनकी तबीयत ख़राब थी। कौन थे लावा के ठाकुर? लावा के ठाकुर जो लावा स्टेट थी, लावा जो जयपुर के ठिकानों में से एक था। ये इनकी हमेशा अमीर खां के ठाकुर मिलना चाहते थे टोंक के प्रधानमंत्री से। तो उन्होंने उनको मना किया कि नहीं, अभी वो मिलने की पोजीशन में नहीं है। तो उन्होंने तलवारें निकाल ली। तो लावा के ठाकुरों ने तो उनकी मुहाफ़िज़त में जो लोग लगे हुए थे, उसमें राजपूत भी थे, हमारे पुरानी टोंक के सोलंकी राजपूत भी मौजूद थे, पठान भी मौजूद थे। उन दोनों ने मिलकर उनका मुकाबला किया और लावा के ठाकुरों का। और सुना है कि 18 ठाकुरों को वहीं मार दिया था। इस वाक़े का बहाना बनाकर अंग्रेज़ों ने नवाब को तो माजूल किया और उनके नाबालिग बेटे इब्राहिम अली ख़ां को जो है यहाँ की गद्दी दे दी गई। अब और इनको पदच्युत कर कर जो है बनारस भेज दिया गया। अब चूंकि ये पढ़े लिखे आदमी थे, वो पढ़ना लिखना इनका, अंग्रेजों ने बनारस भेज दिया कि नवाब गड़बड़ी कर सकता है, नवाब आइंदा भी गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए इसको दूर भेज दिया जाए, नजरे कैद कर दिया। हाँ, नज़रबंद करके इनको वहाँ भेज दिया। अब ये यहाँ से अपने साथ में यहाँ के जो विद्वान लोग थे उन सब का काफिला लेकर गए। और इसके अलावा अंग्रेज़ों ने जो उनको पेंशन देना मुकर्रर की थी, उस सारी पेंशन का खर्चा वो अपनी जो आलिम फाजिल लोग थे, विद्वान लोग थे, उन पर किया। अंग्रेजों ने कह दिया कि नवाब साहब बनारस जाइए, वहीं रहिए, पेंशन भिजवा देंगे। तो उस पेंशन का पूरा खर्चा अपने ऐशो आराम में ना करके उन्होंने किताबें, मैन्युस्क्रिप्ट लिखवाए, किताबें खरीदी। नवाब साहब खुद भी लिखने पढ़ने के शौकीन थे, ऐसा सुना है कि उन्होंने खुद ने भी काफ़ी किताबें, ग्रंथ लिखे। नवाब साहब ने खुद भी ग्रंथ लिखे हैं और वो खुद पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अपने आसपास तकरीबन 200 विद्वानों का एक काफ़िला तैयार कर लिया था। और ये सब मिलकर किताबें भी लिखा करते थे, कुछ ख़रीद लिया करते थे, कुछ की नकलें किया करते थे, क्योंकि उस ज़माने में प्रेस का इतना वो नहीं था दखल। तो मैन्युस्क्रिप्ट की शक्ल के अंदर ही वो किताबों को रखा जाया करता था। तो नवाब साहब ने अपना पूरा पैसा इसी काम में लगाया। और जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद में उनके एक बेटे थे अब्दुल रहीम खां, वो उनका सारा कुतुब खाना टोंक लेकर आए। उन्होंने जो है नवाब सादत अली ख़ां को दिया। सादत अली ख़ां ने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी टोंक बनाई और उस डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक्वायर किया और उसको ये ओरिएंटल स्टडीज़ का काम हुआ 1978 में। ये 1978 में जो सरकार थी उसने बाकायदा निदेशालय इसका कायम किया। और यहाँ पर जितने भी राजस्थान की स्टेट्स थीं, देसी रियासतें, उनमें अरबी फ़ारसी के कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स जोधपुर से मंगवाए गए,
जयपुर से मंगवाए गए, उदयपुर से मंगवाए सब जगह का जखीरा लाकर यहाँ जमा कर दिया। आज यहाँ पे 10,000 के करीब तो मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद हैं, 40,000 के करीब किताबें मौजूद हैं, और उस ज़माने के जो म्यूज़ियम से मुताल्लिक जो चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद भी यहाँ मौजूद है, यहाँ पर जो इस संस्थान में मौजूद है। ईरान में भी नहीं है, अफ़गानिस्तान में भी नहीं है, और ईरान वाले, अफ़गानिस्तान वाले, अरब वाले इस बात पर ईर्ष्या करते हैं कि ये जो धरोहर है, काम की चीज़ हिंदुस्तान के पास है, हिंदुस्तान के पास मौजूद है। तो ये इंस्टीट्यूट न सिर्फ राजस्थान का, न सिर्फ हिंदुस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अनूठी पहचान बनाए हुए है। तो और बताइए संस्थान के बारे में। देश आज़ाद हो गया, टोंक की नवाबी चली गई, अब तक तो नवाबों के सहारे ये सब कुछ हो रहा था। जो नवाब साहब थे पैसा भी खर्च कर रहे थे, बच्चों को बुला रहे थे पढ़ने लिखने के लिए, नवाब भी पढ़ने लिखने के शौकीन हो गए, देश हो गया आज़ाद, राजस्थान का गठन हो गया। उसके बाद में ये संस्थान कैसे चला, क्या कारण रहा कि उसके बाद में कई सरकारें आई, कई मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस ने लगातार शासन किया, जयनारायण व्यास आए, मोहनलाल सुखाड़ी आए, भैरू सिंह शेखावत ये जिम्मा उठा लेते हैं, आपातकाल के बाद में चुनाव होते हैं, फिर सरकार बनती है। तो ये क्या कारण रहा कि इतने दिनों तक सरकारों की बेकदरी इस संस्थान को झेलनी पड़ी? मैं समझता हूँ भैरू सिंह जी चूँकि ख़ुद भी राजपूत थे, और राजपूत चूँकि राजघरानों में से ताल्लुक़ रखने वाले थे, तो उनको इन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ था। तो उन्होंने अपने जिस तरीके से राजपूत रियासतें तो अपने आप को बरकरार रखे हुए थी, लेकिन नवाबी जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। उसकी वजह यह थी कि हिंदुस्तान में जो 1857 का गदर हुआ था, उसका सारा नज़ला जो ढोला गया अंग्रेज़ों के ज़रिए, वो मुसलमानों पर ढोला गया था। जब 1857 की बगावत नाकाम हो गई, तो दिल्ली के अखबारों को उठाकर अगर देखा जाए तो उनमें बाकायदा कोई सरकारी नौकरी निकला करती थी, तो उसमें ये इंस्ट्रक्शन नोट डला हुआ होता था कि इस पर कोई मुसलमान अप्लाई ना करे। क्या बात है। यानी ये भेदभाव जो है उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने इसलिए रखा था कि बगावत का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया था। और सच बात भी ये है, चूँकि नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, और इसके अलावा ज़्यादातर जो मुस्लिम रियासतें थी वो बगावत में थी। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बाकायदा अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया था कि अंग्रेज़ों का सपोर्ट करना इस्लाम से खारिज होने के बराबर है। और टोंक के नवाब की नहीं बनती थी। हाँ बिल्कुल, टोंक के नवाब की भी नहीं बनती थी। अमीर खां खुद चाहते थे कि इनको निकाल दिया जाए, अगर हिंदुस्तान की रियासतें उनकी मदद नहीं करें तो वह अफ़गानिस्तान जाऊंगा, शाह को लेकर आऊँगा और अंग्रेज़ों को भगाऊंगा, ये उनका कौल हुआ करता था। अंग्रेज़ों के लिए विचार ठीक नहीं थे नवाब के, अंग्रेज़ों के लिए बिल्कुल भी, वो ये चाहते थे हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है, यहाँ पर हिंदुस्तानी ही हुकूमत करें, ये उनकी मंशा थी। संस्थान के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। देश आज़ाद होने के बाद कैसा इस संस्थान का काम रहा? उसके बाद में कोई खास काम बताइए, आज़ादी के दौर की कोई घटना बताइए इस संस्थान से जुड़ी हुई, कोई ऐसे किताबें यहाँ पर मौजूद हो जिनसे उन घटनाओं की जानकारी मिलती है। आज़ादी के ज़माने में तो ये था नहीं, चूँकि ये जो संस्थान बना है इसके पहले डायरेक्टर शौकत अली खां थे। उन्होंने बाकायदा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में से कुछ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से ही इसे एक बड़े संस्थान में कन्वर्ट किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो मोहम्मद अली खां थे, तीसरे नवाब थे, उनके जो वारिस थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनाई। उसके बाद कितना काम रहा, कैसा काम रहा, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर उन किताबों को जमा किया गया, फिर सरकार ने इसको छोटी लाइब्रेरी का, डिस्ट्रिक्ट लेवल की लाइब्रेरी का रूप दिया। बाद में जो है इसको फिर एक राजस्थान लेवल का एक इदारा बना दिया गया, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो आज़ादी से मुतालिक दास्तानें हैं उनसे मुतालिक लिटरेचर भी हमारे यहाँ मिलता है, और मुग़लों के शाही फरमान यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, एक खूबी यहाँ पर यह है कि यहाँ पर संस्कृत से फ़ारसी ज़बान में जो तर्जुमा हुई हुई रामायण, भगवत गीता, नल दमन की कहानी, ये सारी आज भी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद हैं। संस्कृत नहीं, फ़ारसी में मौजूद हैं। अगर अकबर के ज़माने में ये किताबें रामायण, महाभारत, गीता वगैरह ट्रांसलेट नहीं होती तो शायद ये लिटरेचर ख़त्म हो गया होता। लेकिन अकबर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने इसको फ़ारसी में कन्वर्ट करवा लिया, और फ़ारसी चूँकि 1832 तक जो है सरकारी ज़बान रही, 1832 के बाद में वह उर्दू के अंदर कन्वर्ट हुई, और फिर वो हिंदी ज़बान में भी कन्वर्ट होती चली गई। तो आज हमारे पास में ये धरोहर, ये महाकाव्य मौजूद रहे, इसमें मुग़लों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक बात है। तो उसके बाद में देश आज़ाद हो जाता है, और पहले जो आप जिनकी बात कर रहे थे डायरेक्टर थे यहाँ के, शौकत अली खान। ठीक बात है, उनके बारे में बताइए। उन्होंने आके इस संस्थान को
जब ये बड़े स्तर का संस्थान हो गया, भैरू सिंह शेखावत की सरकार ने डिक्लेयर किया, उसके बाद में कितना काम हो पाया, नया क्या काम हुआ? पहले डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी थी, उसके बाद में शौकत अली खां में एक जुनून था, और वो चूँकि वैसे तो छोटा सा उनके पास इदारा था, लेकिन ना तो पंखा हुआ करता था, एक छोटी सी कोठरी थी, उसमें किताबें बिखरी हुई थी, उन किताबों के अंदर वो एक जैसे धंसा हुआ होता है ना आदमी, उस तरीके से वो निकलते थे, किताबों को लेते थे। और उनकी खुशकिस्मती ये थी कि उस ज़माने में उनको एक बहुत बड़ी अच्छी टीम जो है मिल गई थी। उसमें मौलवी इमरान साहब थे, अब्दुल कादिर खंदा साहब थे, फ़ाइज़ साहब थे, काजी शहर काजी उल इस्लाम साहब थे, मंजूर उल हसन बरकाती साहब थे। इन लोगों ने जो किताबें जमा की हैं और उन्होंने जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो तैयार करना शुरू किए, तो धीरे धीरे ये ज़ख़ीरा तैयार होता गया। मूर्त रूप इस संस्थान को दिया, मूर्त बड़ा रूप, संस्थान बनने के बाद में। उसके बाद में बताइए, कहते हैं कि 50 से ज़्यादा देशों के जो शोधार्थी हैं वो इस संस्थान में आ चुके हैं। कहाँ से केंद्र सरकार फंड भेजती है? फंड की कहीं कोई कमी है या फिर एक पर्याप्त फंड सरकार की तरफ से मिल रहा है? कैसे चल रहा है सब कुछ वर्तमान में? क्या केंद्र सरकार का तो यहाँ कोई बजट नहीं आता, राज्य सरकार यहाँ बजट देती है। उसमें हम एक कितना बजट होता है राजस्थान सरकार का? राज्य सरकार का कोई 10-1 लाख रुपए तो सेमिनार वगैरह काम करने के लिए होता है। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों का होता है। फिर इसके अलावा कुछ मेहमान वगैरह आते हैं, उनकी मेहमान नवाजी के लिए है। और पब्लिकेशन का भी है, यहाँ पे एक जर्नल छपता है ईयरली, जो सेमिनार वगैरह ऑल इंडिया लेवल पर हम कराते हैं, उसको एक किताबी शक्ल के अंदर छाप देते हैं। इसके अलावा ट्रांसलेशन का जो कार्य होता है, यहाँ पे अरबी फ़ारसी के मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किए जाते हैं, उसको उर्दू में और हिंदी में अंग्रेज़ी में हम कन्वर्ट करवाते हैं। जो ख़ास काम की किताबें होती हैं उनको उसमें लेते हैं। बाकी जो है मूल रूप में अरबी और फ़ारसी में यहाँ पर ज़्यादा लिटरेचर मौजूद है। औरंगज़ेब के हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद भी मौजूद है। शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर, इन सब के फरमान यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक तरीके से म्यूज़ियम कम डायरेक्टरेट है, जहाँ पर अभी अशोक गहलोत जी ने जो है 3 करोड़ रुपये उस पर सैंक्शन किया है। म्यूज़ियम कम पब्लिकेशन ब्लॉक बनेगा यहाँ पर, और उस ब्लॉक में जब बनेगा तो यहाँ पर बाकायदा टोंक के अंदर एक म्यूज़ियम भी कायम हो जाएगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है ही, यहाँ पे तकरीबन 50 मुल्कों से जो है लोग शोधार्थी आ चुके हैं, और बाकायदा यहाँ के रिसर्च मटेरियल से उन्होंने फ़ायदा उठाया है। इसके अलावा 50 सब्जेक्ट्स पर यहाँ पर किताबें मौजूद हैं। तो वो उसमें उस ज़माने का जैसे गणित है, मैथमेटिक्स है, वो मौजूद है, मंतिक है, तिब है, इल्म तफसीर है, और जो फ़िक़ा है, इन तमाम चीज़ों से मुताल्लिक़ सब कुछ मौजूद है उसमें। ठीक बात है। तो ओरिएंटल स्टडीज़ का एक कंप्लीट अभी कितने शोधार्थी हैं आपके पास? किस किस देश से हैं? कैसा रिसर्च चल रहा है उनका? ये बाकायदा यहाँ पर एक मेहमान खाना ही बना हुआ है, ठहरते हैं आकर। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो है रिसर्च में थोड़ी सी कमज़ोरी ये रही कि चूँकि यहाँ पे संस्थान में कर्मचारी जो है कम रह गए। 50 का पहले स्टाफ हुआ करता था, अब 10-12 आदमी काम कर रहे हैं। अब वो ले दे के ऑफिशियल काम कर लें या उसकी जो कुछ भी है उसकी रख रखाव कर लेते हैं। लाइब्रेरियन हमारे यहाँ अभी तक नहीं है, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष से काम चलाते हैं। लाइब्रेरी में एक ही आदमी है काम करने वाला। अब सरकार ने चूँकि मुझे लगाया है, तो जो पुराने रिटायर्ड लोग थे उनको संविदा पर रखकर हम जो है काम चला रहे हैं। आपको कितना टाइम हुआ है सैयद साहब यहाँ पर? मुझे यहाँ 4 महीने हुए हैं, और 4 महीने में तो क्या विजन लेकर चल रहे हैं? एक इतनी बड़ी विरासत आपको मिली है, इतनी बड़ी धरोहर आपको मिली है, जिसके बारे में राष्ट्रपति तारीफ कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति तारीफ कर चुके हैं। तारीफ कर, और ये अपने आप में गौरव का विषय है। बिल्कुल गौरव का विषय है। और बल्कि ये जो जिस तरीके का इंस्टीट्यूट है, ऐसा इंस्टीट्यूट कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक बात है। आपने कहा कि रामायण महाभारत भी यहाँ मिलती है, रामायण महाभारत, हिंदू ग्रंथ भी यहाँ मिलते हैं। हिंदू ग्रंथ वो मौजूद हैं कि जो शायद यहाँ नहीं होते तो कहीं नहीं होते। ऐसी चीज़ यहाँ पर मौजूद है। ठीक बात है। तो क्या विजन लेकर चल रहे हैं? ये विजन लेके चलेंगे जिस तरीके से इसने माजी में अपने टोंक का गौरव बढ़ाया था, राजस्थान का गौरव बढ़ाया था, हम इसको और भी उससे ज़्यादा आगे ले जाएं। अगर सरकार ने हमारा मतलब जैसे स्टाफ नियम बनाने के लिए हमसे मांग लिए हैं, नियम बनने के लिए कार्मिक विभाग और
जो फाइनेंस वगैरह की जो मंजूरी है वो अगर हमें मिल जाती है और यहाँ पर स्टाफ पूरा हो जाता है तो ये इदारा वापस जो है अपनी उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा और ये दुनिया के मशहूर गिने चुने रिसर्च सेंटर के अंदर इसका शुमार होने लगेगा। ठीक बात है। थोड़ा अब टोंक की नवाबी के बारे में बताइए कि नवाबी तो हिंदुस्तान में लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की नवाबी के किस्से तो पूरे देश में पूरी दुनिया में मशहूर हैं। थोड़ी टोंक की नवाबी के बारे में बताइए और अब क्या नवाबी थोड़ी बहुत बची है या फिर अब ये कहें कि टोंक में नवाबी खत्म हो चुकी है? हाँ, नवाबी तो खैर नवाबी तो एक फिजाओं में होती है, शहर की तासीर में होती है। यहाँ पर जो नवाबी दौर में जो कल्चर था हिंदू मुस्लिम एकता का वो आज भी बरकरार है। यहाँ के नवाब मुसलमान थे लेकिन उनके प्रधानमंत्री उनके नाजिम जो है वो हमेशा गैर मुस्लिम रहे। रायदाता और जो पहले जो नवाब थे जिन्होंने टोंक स्टेट बनाया उनके जो प्रधानमंत्री थे सेना बिल्कुल रायदाता राम है, लाला निरंजन लाल हैं, 80,000 की सेना हैं, 80,000 की सेना थी और 200 तोपखाना 200 तोपें थी उनके पास में। तो हिंदुस्तान का तकरीबन सबसे बड़ी नवाबी थी, 80,000 सेना, 200 तोप। और दूसरे ये तादाद माने नहीं रखती। खुद अमीर खां का जलवा ये था कि जिस फौज के साथ वो हो जाया करते थे वो फौज जीत जाया करती थी। अमीर खां के बारे में जो इतिहासकार हैं डॉक्टर कानूनगो उन्होंने लिखा है कि जो अमीर खां हैं उनका इतिहास में ठीक से मूल्यांकन नहीं किया। अगर उनकी विचारधारा को समझा जाता तो हिंदुस्तान इतने वर्षों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा नहीं होता। कानूनगो का कथन है। बिल्कुल साहब, ये बिल्कुल सही है। अमीर खां को अंग्रेज़ों से इतनी ही नफरत थी, वो जहाँ चाहते थे अंग्रेज़ों को शिकस्त देकर आते थे। और महाराजा होलकर से जब उनकी संधि हुई तो उनका मुआहदा इस बात पर हुआ था कि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे जो कुछ भी जीतेंगे उसमें से आधा तुम्हारा होगा आधा मेरा होगा। तो ये रियासत जो अंग्रेज़ों से समझौते के तहत मिली थी इस पर अमीर खां पहले से ही काबिज हो चुके थे। तो अंग्रेज़ों ने कोई उन पर एहसान नहीं किया। ये तो उससे पहले 10 साल पहले शायद 15 साल पहले रियासत 1798 में ही अंग्रेज़ों ने अमीर खां ने इस पर कब्जा कर लिया था। और फिर अमीर खां बाद में अंग्रेजों को समझौता करना पड़ा था। बाद में अंग्रेज़ों को समझौता इसलिए करना पड़ा कि यहाँ के जो राजपूत वो थे रियासतें ये उनसे चौथ वसूली किया करते थे। मराठों की चौथ वसूल करके अमीर खां मराठों तक पहुँचाया करते थे। तो ये राजपूत राजा इनसे परेशान थे कि जहाँ चाहते हैं जितनी चाहते हैं ये चौथ लेकर चले जाते हैं और हम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि बड़े जीदार और जानदार जाबाज इनके पास सिपाही थे। 200 आदमी या 200 सैनिक अमीर खां के जिस फौज में भी शामिल हो गए बड़ी बड़ी फौज के छक्के छुड़ा दिया करते थे। तो इनकी बहादुरी का लोहा सारी रियासतें मानती थी। और न सिर्फ ये बल्कि महाराष्ट्र में भी इनका दबदबा था, एमपी में इनका दबदबा था, ग्वालियर और ये सारे इलाके जो है जहाँ अमीर खां गुजर जाया करते थे उनका बोलबाला हो जाया। कई सैनिक अभियान किए थे मराठों की तरफ से, तो ज़्यादातर अभियान उनके मराठों की तरफ से ही होते थे। 1798 में तो उन्होंने ये इलाका जीत लिया था। अंग्रेज़ों ने सोचा कि इस आदमी को शीशे में। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको जी। जब यहाँ अमीर खां से समझौता कर लिया गया तो ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ के वायसराय से ये पूछा कि हम तो यहाँ की रियासतों को ख़त्म करते जा रहे हैं और आपने जो है वहाँ पर एक रियासत और बना दी, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि हमने अमीर खां से समझौता करके एक शेर को पिंजरे में बंद कर लिया है। अगर आप कहो तो मैं इसको खोल दूँ, फिर आप देखना कि ये आपके काबू में आता है नहीं आता। वाकई में हुआ यही। उस अंग्रेज़ ने चालाकी से अमीर खां को समझौता कर लिया और जो 6-7 परगने थे उसी के अंदर उनको उलझाए रखा। फिर वो उसके निज़ाम में लग गए, उसका इंतज़ाम बंदोबस्त करने में लग गए। बाद में उन्होंने अपनी तलवार को एक तरीके से म्यान में रखा तो फिर कुछ गांव दे दिए छोटे छोटे परगने। वो भी एक एमपी में है, एक इधर है, कोई यूपी में है। अलग अलग इलाकों के अंदर है कि आदमी जाएगा तो वो जाने में और आने में ही अपना पूरा वक्त ज़ाया कर देगा। ठीक बात है। और उसके बाद में अब आज़ादी के दौर की कोई बात बताइए टोंक की नवाबी की। आज़ादी के दौर की बात यह है कि लोग कितने जब स्वतंत्रता आंदोलन में बिल्कुल 1857 का जो इनकलाब आया, यहाँ के पब्लिक जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी और चूँकि उलमा ने
यानी धर्म गुरुओं ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है एक फतवा निकाल रखा था कि अंग्रेज़ों की हिमायत करना इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस बात पर चलते ये हुए फतवा अंग्रेजों की खिलाफत करना, अंग्रेज़ों की मुखालिफत में, विरोध में निकाला था अच्छा, कि अगर हम अंग्रेज़ों का समझौता करते हैं तो ये हमारे धर्म के ख़िलाफ़ होगा। तो यहाँ ये की किसने निकाला था? उलेमाओं ने। उलमा ने, दिल्ली के 300 आलिमों ने इस पर दस्तखत किए थे और उसकी सज़ा के तौर पर 50,000 आलिमों को 1857 की बगावत के बाद में पेड़ों से लटकाकर फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये उसमें देवबंद के आलिम भी थे, बरेलवी थे, उलमाए सादिकपुर थे, अलग अलग इलाकों, खैराबाद के और टोंक के बहुत सारे लोग थे उसमें। 1700 की तो एक बाकायदा पूरी टुकड़ी नवाबों की जो पलटनें बनी हुई थी यहाँ पर, उनमें से पूरी टूट कर जो है बहादुर शाह जफर से जा मिली थी और उन्होंने कश्मीरी गेट पर जो है अपना पड़ाव डाल लिया था। बाद में वो वापस ही नहीं लौटे, यानी शहीद कर दिए गए वहीं। ठीक है। उसके बाद में देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था और रियासतों का विलय हो रहा था। तो टोंक रियासत के विलय के बारे में थोड़ा सा बताइए। सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई कि सभी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करना है। हर रियासत की कहानी पढ़ते हैं, जोधपुर का ऐसे विलय हुआ, जयपुर का ऐसे विलय हुआ, बीकानेर को लेकर एक अलग कहानी है। टोंक के बारे में थोड़ा सा बताइए। टोंक के बारे में ये था कि टोंक के नवाब साहब एक तरीके से, जब उस दौर में फारूक अली खां थे, फारूक अली खां छठे नवाब थे और वो दिल्ली में हाई कोर्ट में जज की पोजीशन पे भी रह चुके थे, पढ़े लिखे आदमी थे। हाई कोर्ट में जज थे? हाँ, हाई कोर्ट में जज थे। उनको सादत अली खां के इंतकाल के बाद में नवाबी दे दी गई थी। कुल 6 महीने वो रहे, बाद में उनका इंतकाल हो गया। फिर जिम्मेदारी आई इस्माइल अली खां पर, जो 1947 से लेकर 74 तक जिंदा रहे। फारूक अली खां के बाद में आए इस्माइल अली खां। इस्माइल अली खां ने जो है अपने आप को राजस्थान की रियासत में तहवील दे दी अपनी, और उनको सरकार की तरफ से ये था कि जब प्रीवी पर्स मिलता था और ताहयात उनको नवाब माना जाएगा, ये था। तो 74 में उनकी डेथ हुई। 74 तक नवाबी का यहाँ पर दौर दौरा रहा और उनको जो भी बाकायदा, अच्छा, नवाब चलते थे बग्गी में और पूरी नवाबी बग्गी में चलते थे। आसपास बाजार के जो लोग खड़े हुआ करते थे वो फर्शी सलाम किया करते थे। और वो ईद की सवारी निकला करती थी उनकी। इसके अलावा मीलाद शरीफ की जब महफिलें होती थी तो नवाब साहब की तरफ से लड्डू तकसीम होते थे। संगीत की महफिल होती थी। कौन कौन गाने बजाने आया करते थे? नहीं, गाने बजाने की नहीं, मीलाद शरीफ, ठीक है, यानी मोहम्मद साहब की पैदाइश से लेकर, वो मोहम्मद साहब की वजूद से लेकर पैदाइश तक के वाक़यात उसमें बयान किए जाते हैं। और उसको 7 जिल्दों के अंदर 7 दिनों में पढ़ा जाता था नज़रबाग में, जो यहाँ का महल का इलाका है। तो और वहाँ उसमें नवाब जाया करते थे। वहाँ पर नवाब का महल था वहीं पर ही, और उसी कैंपस के अंदर वो मीलाद शरीफ हुआ करते थे। और आज भी टोंक में वो रिवायत कायम है 125 साल से। तो अभी कौन आते हैं? नवाब आते हैं या नहीं आते हैं? नवाब साहब के जो भांजे भतीजे हैं, भांजे हैं उनके, वो मीलाद शरीफ पढ़ाते हैं। और उस ज़माने में भी जब वो लड्डू बांटे जाते थे, उसमें बादाम, पिस्ते, काजू सभी कुछ हुआ करता था। आधा आधा किलो का एक लड्डू होता था, उसमें हिंदू मुस्लिम सब शरीक होते थे। सबको तबर्रुक के तौर पर, प्रसाद के तौर पर जो है लड्डू दिए जाते थे। हमने भी बचपन में जो है वहाँ पे से लड्डू लिए, बहुत टेस्टी हुआ करते थे, क्योंकि बाज़ार में तब ऐसे मिलते नहीं है। उसमें बहुत उस ज़माने का अच्छा मावा मटेरियल हुआ करता था। तो ये यहाँ की खूबी रही है हमेशा। अभी कहाँ रहता है टोंक का नवाब परिवार? कौन नवाब है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। टोंक में अब नवाब तो वैसे असल में क्या है, उनके वंशज तो मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन बाकायदा जो नवाबी जिसको सरकारी तौर पर मोहर लगी हो ना, वो नवाबी नहीं है। अभी यहाँ पे आफ्ताब अली खां हैं और उनका पूरा घराना जो है मुबारक महल में रहता है। तो इसके अलावा और जो दूसरे नवाब थे, असल में हुआ ये, इब्राहिम अली खां के बाद में उनके जो बेटे थे सादत अली खां, सादत अली खां के कोई नरेना औलाद नहीं थी, यानी पुरुष औलादों में से नहीं था। तो उनके भाइयों के अंदर वो रियासत चली गई। सादत अली खां के बाद फारूक अली खां उनके भाई थे, फिर इस्माइल अली खां वो भी उनके भाई थे। इस्माइल अली खां के भी कोई औलाद नहीं हुई, तो उनके भांजे उनके गोद लिए हुए थे। आज उनके भांजे नज़रबाग पैलेस में रहते हैं, टोंक में ही रहते हैं। ठीक है। और बस ये है कि महल में रहते हैं। बाकी ज़रिया माश का जो मामला है वो तो जागीरों से कुछ भी जो
पैदावार होती है उससे उनका काम चल जाता है। लेकिन जो ठाठ थे पुराने नवाबी दौर पहले के, वाली नवाबी टोंक की नहीं वो रही है। वो नहीं रही है अब, बस किस्से कहानियों में नवाबी किससे है। कहानियों में रह गई है। इसके बाद में ट्रेजिडी ये रही कि इस रियासत पर सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया, वरना जो यहाँ की हवेलियाँ, कोठियाँ, बागात थे, अगर उनको रखा जाता सहेज कर तो आज वो बाकायदा देखने लायक हो जाते। एक टूरिस्ट के पर्पज से भी टूरिस्ट टोंक के पर्पस से हो विकसित जाता। नहीं हो पाया। हाँ, नहीं हो पाया। उनकी जितनी भी कोठियाँ थी उनमें आज सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, दफ्तर चलते हैं। लेकिन नवाबों के जो खास हवेलियाँ थी नजरबाग में 5 विरासत को संभालने का काम नहीं उसको किया। वो संभालने सरकारी का स्तर पर प्रयास नहीं हुए। सरकारी स्तर पर भी प्रयास नहीं हुआ। और इनके जो नवाबों के जो वंशज हैं उनके पास तो खैर हैसियत ही नहीं थी कि वो कैसे संभालते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सैयद सादिक अली, जो कि अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के डायरेक्टर हैं, विद्वान आदमी हैं, खुद किताबें लिखते हैं, पहले प्रोफेसर थे, अब इन्हें यहाँ पर इस संस्थान में निदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है। हमने इनसे लंबी बातचीत की, इस संस्थान के इतिहास के बारे में जाना, इस संस्थान की विशेषताओं के बारे में जाना, और हमने जाना टोंक की नवाबी के ऊपर। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र केलानौत, टोंक।